वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली रिलीज हुई सूर्या भाई साहब की करप्पू मूवी को लेकर आया हूं, जो एक फैंटेसी टाइप की मूवी है। मूवी के बारे में बात करें तो मूवी मस्ट वॉचेबल जरूर है। मैंने खुद थिएटर में जाकर देखा और उसी तरह से इंस्टाग्राम में भी कुछ क्लिप्स डाला था। मूवी के डायरेक्टर आरजे बालाजी है, जो इसी मूवी में नेगेटिव रोल भी निभाया है। मूवी का कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा लगा मुझे। मतलब अगर दुनिया में न्याय टोटली मिट जाएगा, जस्टिस टोटली मिट जाएगा, तो भगवान को खुद जमीन पर आना पड़ेगा लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए। और इस कॉन्सेप्ट को बालाजी ने बहुत ही खूबी से प्रेजेंट किया है। अगर ये मूवी हिंदी में रिलीज होगी तो आप लोग जरूर देखिए। फर्स्ट हाफ में इमोशन टोटली 100% वर्कआउट हुआ। सेकंड हाफ में मूवी कुछ अलग लेवल की होने लगती है। खैर आप लोग वीडियो को पूरा देखना जरूर। तो अब चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही बीनू नाम की एक लड़की और उसके फादर को दिखाया जाता है। ये दोनों केरला से तमिलनाडु पर आते हैं। अब इनकी ट्रेन किसी स्टेशन पर रुकती है। ये दोनों किसी बंदे से एक एड्रेस पूछने पर वो बंदा कहने लगता है कि आप लोग यहीं से भी उस एड्रेस पर जा सकते हो, सामने ऑटो है ना, वो ऑटो वाला बंदा आपको ले जाएगा। सो बीनू और उसका फादर ट्रेन से उतरकर एक ऑटो वाले बंदे के पास जाते हैं। जब उस ऑटो वाले बंदे से बातचीत कर रहे होते हैं, तभी सडनली दो चोर इन दोनों के पास आकर इनकी बड़ी वाली बैग को चुरा कर ले जाते हैं। ये बाप बेटी बहुत कोशिश करने लगते हैं अपनी बैग को बचाने के लिए, लेकिन इन दोनों से नहीं हो पाता। वो दोनों बीनू के फादर को जख्मी करके बैग चुरा कर भाग जाते हैं। उसके बाद ये बाप बेटी पास के पुलिस स्टेशन पर जाते हैं। वहाँ पर एक लेडी इंस्पेक्टर होती है। वो लेडी इंस्पेक्टर इन दोनों पर ही शक करने लगती है, स्पेशली बीनू के फादर के ऊपर। बीनू से पूछने लगती है कि सच बताओ बेटा, डरो मत, ये बंदा कौन है, क्या सच में तुम्हारा फादर है? यह सुनने के बाद बीनू थोड़ा गुस्सा करते हुए उस इंस्पेक्टर से यही बात कहने लगती है कि मैडम आप ये सब कुछ गलत कर रहे हो, ये मेरे पिताजी है। हमारी कंप्लेन लेने के बजाय आप हम दोनों पर ही शक करने लगे। वो लेडी इंस्पेक्टर दोबारा बीनू को जलील करने लगती है कि ट्रेन में कोई ऐसे कपड़े पहनता है? शुक्र मनाओ कि तुम्हारी सिर्फ बैग चोरी हुई और कुछ ज्यादा नहीं हुआ। बीनू का फादर कहने लगता है कि मैडम उस बैग में सोना है, उस सोने को बेचने के लिए हम यहाँ पर आए थे, पूरे 60 तोले। यह सुनने के बाद इंस्पेक्टर के तो होश ही उड़ जाते हैं। फिलहाल तो दिलासा दिलाकर भेज देती है। एक्चुअली बात यह है कि बीनू का लीवर फेल हो चुका होता है, इसका लीवर ट्रांसप्लांट करना जरूरी है। बीनू का फादर डिसाइड कर लेता है कि ये अपना लीवर अपनी बेटी को देगा, लेकिन ऑफ कोर्स ऑपरेशन के लिए तो खर्चा होगा। इसलिए बीनू के फादर ने यही सोचा कि इसके पास जो सोना है वो बेच देगा। केरला में इसको थोड़ा कम अमाउंट मिल रहा होता है, तो सोने को ज्यादा अमाउंट में बेचने के लिए ये चेन्नई पर आता है और उसी तरह चेन्नई में ही बीनू को ऑपरेशन करवाने का डिसाइड कर लेता है। खैर दूसरे दिन पुलिस वाले इस बाप बेटी को अपने पुलिस स्टेशन पर बुलाकर कुछ चोरों को इनके सामने रखते हैं। पहचानने के लिए कहते हैं कि बताओ इनमें से कौन चोर तुम्हारे बैग को चुराया। अब उस रात तो वो चोरों ने अपने चेहरे पर मास्क पहना था, सो इस बाप बेटी को समझ में नहीं आता कि वो चोर कौन थे। बीनू का फादर उन चोरों से रिक्वेस्ट करने लगता है कि पता नहीं तुम लोगों में से किसने हमारे बैग को चुराया, लेकिन जिसने भी चुराया हमारे गहने वापस कर दो, मुझे मेरी बेटी का ऑपरेशन करवाना है। उसके बाद दूसरे दिन दोबारा पुलिस वाले इस बाप बेटी को पुलिस स्टेशन पर बुलाकर खुशखबरी सुनाने लगते हैं कि तुम्हारे गहने मिल चुके हैं। बहुत ही मुश्किल से हमने उन चोरों को पकड़ा, लेकिन ये सारा सोना 60 तोले होने के बजाय 45 तोले ही होते हैं। इंस्पेक्टर बीनू के फादर को हल्के से डांटने लगती है, अरे उन चोरों ने बाकी सोने को उड़ा दिया होगा, तुम लोगों को जितना मिला उतने में खुश रहो। जो भी हो, जब बीनू का फादर उन गहनों को लेने ही वाला होता है तो कांस्टेबल बीनू के फादर को रोकने लगता है। अरे रे, तुम इन गहनों को ऐसे नहीं ले सकते, कोर्ट के जरिए से इस सोने को सबमिट करना पड़ेगा हमें। अगर कल के दिन तुम लोग मुकर गए तो क्या हमें पुलिस वालों ने सोना नहीं दिया? वो कांस्टेबल ये भी कहने लगता है कि सर ये बहुत ही मामूली से मामला है, आप एक अच्छे से लॉयर को पकड़ लो, वो आपका काम कर देगा। इस तरह से ये खुद एक लॉयर का विजिटिंग कार्ड देने लगता है बीनू के फादर को। दूसरे सीन में उस एरिया के बहुत बड़े कोर्ट को दिखाया जाता है। फिलहाल मूवी की हीरोइन प्रीति नाम की एक लड़की अपने केस को लड़ती रहती है। प्रीति के क्लाइंट्स का ये केस होता है कि उन्होंने अपनी एक जमीन को दूसरे बंदों को लीज पर दिया था, लेकिन कुछ साल गुजरने के बाद वो जमीन को इन लोगों ने हड़प लिया। तो उल्टा इन 4 लोगों ने प्रीति के क्लाइंट्स के ऊपर केस फाइल कर दिया कि उन्होंने हम पर मारपीट किया। अब उन 4 लोगों की तरफ से बेबी नाम का एक बहुत बड़ा लॉयर इनके केस को लड़ते रहता है। ये बेबी वहाँ के जज को रिश्वत देकर ये केस अपने फेवर में ले लेता है। एक्चुअली बेबी हर एक केस को ऐसा ही करता है। सिंपल से बात करें तो इस कोर्ट में जज तो होता है जजमेंट देने के लिए, लेकिन कौन सा केस किसके फेवर में जाना होता है ये बेबी के ही हाथ में होता है। इस कोर्ट में बेबी की एक सेपरेट टीम ही होती है। अगर गलती से भी कोई क्लाइंट बेबी के पास आ गया तो बेबी और उसके टीम मेंबर्स उस केस को
बहुत ही लंबा खींचने लगते हैं। ऐसी होती है इस कोर्ट की हालत। इत्तेफाक से इसी कोर्ट के पास वो बाप बेटी आते हैं। एक और बात यह है कि उस कोर्ट के अपोजिट साइड पर करुप्पु स्वामी नाम की एक मूर्ति होती है। इस बीनू का केस इसी बेबी के हाथ में आया होता है। पहले ही दिन कोई भी पुलिस वाला हाजिर नहीं होता, जिसकी वजह से जज इस केस को पोस्टपोन कर देता है। कोर्ट का टाइम खत्म होने के बाद बेबी और उसका टीम मेंबर्स पास ही के एक होटल पर जाकर दबा के बिरयानी खाने लगते हैं। बेचारे बीनू और उसका फादर सिर्फ एक एक प्लेट डोसा लेते हैं। वो लोग सिर्फ खाते ही नहीं बल्कि पार्सल भी लेते हैं और सारा बिल बीनू के हाथ में थमा देते हैं। खाने के दरमियान में बेबी की एक असिस्टेंट बीनू से पैसे ट्रांसफर करने के लिए कहती है फीस। अब वो बेचारी बीनू पैसे ट्रांसफर कर भी देती है। बीनू का फादर बेबी से कहने लगता है कि सर अगर आप बच्चे कुछ गहने मंगवा देंगे तो बेहतर होगा। हमारे पास 60 तोले थे लेकिन पुलिस वालों ने 45 तोले ही जब्त किया। यह सुनने के बाद बेबी शॉक में रह जाता है। मतलब बेबी को ये चीज पता नहीं होती। बेबी फटाफट से उस लेडी इंस्पेक्टर को कॉल करके इसी के बारे में बात करने लगता है, लेकिन वो इंस्पेक्टर बेबी से बदतमीजी से पेश आने लगती है। मतलब डायरेक्टली ये बात पूछने लगती है कि आखिरकार कौन हो तुम, क्या चाहिए। इंस्पेक्टर का ये बिहेवियर देखकर बेबी को बहुत गुस्सा आता है। डिसाइड कर लेता है कि उस इंस्पेक्टर को मेरे बारे में पता चलना चाहिए। वो बेबी अपने सारे गैंग को कॉल करके लॉयर के ड्रेस में पुलिस स्टेशन के बाहर धरना करने के लिए कहता है। बस्ती वाले सारे लोग उसी तरह से पुलिस स्टेशन के बाहर धरना करने लगते हैं। ऑफ कोर्स बेबी भी वहीं पर होता है। अब वो इंस्पेक्टर इन लोगों से तंग आकर बेबी को अंदर बुलाकर पूछने पर बेबी उन सोने के बारे में पूछने लगता है। इस इंस्पेक्टर की बातों से बेबी को ये बात पता चलती है कि एक्चुअली पुलिस वालों ने सारा सोना जब्त कर लिया था, तो बाकी सोना बेबी के हाथ में थमा देती है और ऊपर से बेबी इस इंस्पेक्टर से थोड़े बहुत पैसे भी लेने लगता है कि बाहर इतने सारे लोग आए हैं, उन सारे लोगों को कन्विंस करके यहाँ से भेजना पड़ेगा, तो खर्चा तो होगा ना मैडम। उसके बाद बेबी वो बचे गहने बीनू के फादर को नहीं देता, अपने पास रखकर बीनू के फादर से कहने लगता है अरे सर पुलिस वालों ने सच ही कहा, बाकी सोने को उन चोरों ने उड़ा दिया। कंपेंसेशन के तौर पर पुलिस वालों ने कुछ अमाउंट दिया, लेकिन सर अगर आप ये अमाउंट लोगे तो रिश्वत लेने जैसा है। देखिए आपके लिए बाहर कितने सारे लोग खड़े हैं, इन सारे लोगों को मैनेज करना पड़ेगा, इसलिए ये सारे पैसे इन लोगों में हम बांट देंगे, भलाई का काम होगा। इस तरह से बेबी और उसके टीम मेंबर्स 1 रुपया भी बीनू और उसके फादर के हाथ नहीं लगने देते। उसके बाद बीनू का केस ऐसे ही कोर्ट में चलते रहता है। कभी कोई गवाह मौजूद नहीं होता, कभी कोई एविडेंस मौजूद नहीं होता। इनका केस ऐसे ही पोस्टपोन होते रहता है। बेबी के टीम मेंबर्स बिरयानी खाते रहते हैं और बिल बीनू के हाथ में थमाते रहते हैं। ऑलमोस्ट ऐसे ही 4 महीने बीतने लगते हैं। मतलब 4 महीनों तक बीनू का केस चलता ही रहता है। इनके हाथ इनका सोना वापस ही नहीं आता। इसी दरमियान में बेचारे बीनू की तबीयत खराब होती रहती है। जब जब बीनू खून के वॉमिटिंग्स भी करती रहती है। एक रात तो बीनू अपने फादर से तंग आकर कहने लगती है कि पापा वो गहने हमारे हाथ नहीं लगेंगे, आप देख रहे हो ना वो सारे के सारे लोग हमारे पैसे खा रहे हैं, पापा हम वापस लौट चलेंगे। लेकिन बीनू का फादर बीनू को दिलासा दिलाने लगता है। खैर दूसरे दिन बीनू का केस दोबारा कोर्ट में सुनवाई पर आता है और इस दिन जब फाइनली बीनू के गहने वापस इसको मिलने ही वाले होते हैं, तो तभी उस जज को जरूरी काम आने पर वो इस केस को दोबारा पोस्टपोन करने लगता है। ये देखकर बीनू का फादर जज से कहने लगता है कि सर मेरे गहने मुझे वापस करके जाइए प्लीज, 4 महीनों से हम कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। इसका बिहेवियर उस जज को पसंद नहीं आता। कोर्ट से बाहर आने के बाद बेबी और उसके टीम मेंबर्स बीनू के फादर को बहुत डांटने लगते हैं कि वो जज साहब है, जज साहब से कोई ऐसे बात करता है, उनके पास काफी सारे काम होंगे, जज का मतलब है भगवान। लेकिन बीनू का फादर भी बहुत गुस्सा करने लगता है कि तुम साले लॉयर से मेरा केस खत्म ही नहीं करोगे, हर वक्त बिरयानी खाने में लगे रहते हो। इस तरह से बहुत गालियां देने लगता है। बेबी भी कहने लगता है कि अब तुम्हारे गहने मैं कभी भी नहीं दिलवाऊंगा, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। यह सुनने के बाद बीनू का फादर उसी मंदिर के पास मायूसी से बैठा रहता है। तभी इसके पास कोर्ट में ही काम करने वाला एक बंदा आता है। एक्चुअली ये दूसरा बंदा 30 साल से यहीं पर रहता है। 30 साल पहले ये बंदा अपने केस को लड़ने के लिए इस कोर्ट पर आया था। मतलब लोगों ने कहा था कि ये बंदा मर चुका है, जिंदा प्रूव करने के लिए ये इस कोर्ट के पास आया था। लेकिन 30 साल से अभी भी इसका केस चल रहा है और यहीं पर काम भी कर रहा है। दुनिया के लिए ये कब का मर चुका है। बीनू के फादर से कहने लगता है कि सर आपको भी आदत डाल लेनी चाहिए, पता नहीं आपके और कितने महीने गुजरेंगे। उसके बाद बीनू का फादर उस करप्पू स्वामी के पास जाकर मिर्चियाँ कूट कर वो मिर्च का मसाला उस करप्पू स्वामी को लगाने लगता है। मतलब यहाँ पर इस भगवान की पूजा कुछ अलग तरीके से होती है। लोगों का मानना होता है कि ये भगवान बहुत ही गुस्से भरा है। इस करप्पू भगवान के 7 अवतार होते हैं। किसी को भी मन्नत मांगनी हो तो मिर्ची कूट कर उस मसाले को
इस भगवान के ऊपर लगाना होता है। तो बीनू का फादर भी यही काम करने लगता है इसकी प्रॉब्लम सॉल्व होने के लिए। यहाँ के पुजारी ने इसको ऐसा करने के लिए कहा था जब ये पहली बार यहाँ पर आया था। खैर उसी रात जब बेबी और उसके टीम मेंबर्स किसी जगह पर जोरदार पार्टी शार्टी कर रहे होते हैं, तो उसी वक्त यहाँ पर वो करुप्पसामी पाताल लोक से धरती पर आते हैं स्ट्रेंजर थिंग्स की सर्किल बनाकर। ये करुप्पसामी वहाँ के गुंडों से जबरदस्त तरीके से फाइट करके एक एक करके मार देते हैं। इसी फाइट के दौरान बेबी को भी नरक लोक का थोड़ा सा झलक दिखाने लगते हैं। ये देखकर बेबी रिक्वेस्ट करने लगता है, अरे करुप्पस्वामी मैंने ऐसी क्या गलती कर दी। ये भगवान बेबी को उसकी खुद की गलतियां दिखाने लगते हैं। बेबी कहने लगता है कि भगवान मैं कल ही कोर्ट में जाकर सारी गलतियों को रेक्टिफाई कर दूंगा। अरे उन गहनों का बहुत ही छोटा सा केस है। इस तरह से दोबारा रिश्वत के बारे में बात करने लगता है। मतलब कांस्टेबल को थोड़े पैसे देना होता है, इंस्पेक्टर को थोड़े पैसे, जज को, प्यून को। भगवान को दोबारा गुस्सा आने लगता है कि तुम दोबारा मेरे सामने रिश्वत की बात कर रहे हो। बेबी कहने लगता है, अरे भगवान इस दुनिया में सब कुछ ऐसे ही चलता है। अगर आप खुद भी इस सिस्टम को बदलना चाहो तो बदल नहीं पाओगे। इस तरह से भगवान से ही चैलेंज करने लगता है। हो सके तो आप हमारे कोर्ट पर आकर न्याय के साथ लड़के वो केस जीत कर दिखाओ। तो करुप्पस्वामी भी इसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, मैं खुद तुम्हारे कोर्ट पर आऊंगा, तुम्हारे सिस्टम को बदल कर ही रहूंगा। इस तरह से करुप्पस्वामी अपना नाम सर्वानंद बदलकर बीनू और उसके फादर के पास जाकर उनका केस टेकअप करने लगता है। बेबी सर्वानंद को देखकर कहने लगता है, क्या ये भगवान हमारे कोर्ट में आपका स्वागत है। जब सर्वानंद कोर्ट के अंदर आता है तो सारे लॉयर्स वहाँ के प्यून को अपने पेपर्स देते रहते हैं। सर्वानंद को कुछ भी समझ में नहीं आता, वो बस ऐसे ही खड़े रहकर देखता रहता है। तभी एक लेडी लॉयर सर्वानंद के पास आकर कहने लगती है कि मेरे छोटे भाई यहाँ पर खड़े रहने से काम नहीं बनेगा। कोर्ट में नए हो क्या तुम मुझे अपनी बेड़ी बहन मानो, अपने पेपर्स दो, मैं दे दूंगी। इस तरह से वो लेडी लॉयर बहुत ही साफ दिल से सर्वानंद की मदद करने लगती है। इसकी स्माइल देखकर वो करुप्पु भगवान भी पिघल जाते हैं। थोड़ी देर के बाद जज अंदर आने के बाद सर्वानंद उस जज को केस के बारे में बताने लगता है। उसी वक्त 3 लॉयर से खड़े होकर वो केस हमारा हमारा कहने लगते हैं। जो लेडी लॉयर सर्वानंद की बहन मान रही थी वो भी इनमें शामिल होती है। जज इन चारों से कहने लगता है कि कल मैं सिर्फ 4 पिटीशनों में से एक ही पिटीशन लूंगा, तुम लोग डिसाइड कर लो कि कौन केस लड़ेगा। खैर उसी कोर्ट के बाहर एक औरत बेबी के एक टीम मेंबर से झगड़ा करती रहती है। बात यह है कि इस औरत ने एक्स एमएलए के ऊपर केस डाला होता है कि उस एक्स एमएलए ने इसके साथ बदतमीजी से पेश आया, लेकिन बेबी और उसके टीम मेंबर्स उस एक्स एमएलए से पैसे लेकर इसके केस को खींचते चले गए। इसीलिए अब यह औरत एक और लॉयर के साथ यहाँ पर आकर अपना केस वापस लेने लगती है। मतलब बेबी के टीम मेंबर से कहने लगती है कि मुझे मेरी फाइल दे दो, मैं दूसरे लॉयर से वो केस लड़वा लूंगी। लेकिन बेबी का वो बंदा इस औरत से कहने लगता है, देखो तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, एक है केस वापस ले लो या तो फिर केस हमारे साथ ही लड़ो। बेबी का वो बंदा थोड़ा गुंडा किस्म का बंदा होता है। दूसरे लॉयर की गाड़ी उसके आंखों के सामने ही फोड़ देता है, मतलब बम ब्लास्ट कर देता है छोटा सा। ये देखकर उस औरत का दूसरा लॉयर वहाँ से भाग जाता है अपनी जान बचाते हुए। और उसी तरह से इस कोर्ट में जो भी केस बेबी के हाथ में आता है या तो फिर इसके टीम मेंबर्स के हाथ में आता है, दूसरा लॉयर उस फाइल को नहीं लेता। इसी दरमियान में सर्वानंद और प्रीति की मुलाकात होती है। प्रीति इस कोर्ट के बारे में सर्वानंद को काफी सारी बातें बताती है, उसी तरह से बेबी के बारे में भी। बाद में सर्वानंद और प्रीति बाकी वो 3 लॉयर के पास जाते हैं। इन तीनों से कहने लगता है कि आप अपने पिटीशन को वापस ले लीजिए, मैं बीनू का केस लड़ रहा हूँ। वो लॉयर कहने लगते हैं, अरे सर आप भी इस केस में थोड़े बहुत पैसे लेते हैं ना, तो हमारे मुंह पर भी थोड़े पैसे फेंक दीजिए। सर्वानंद कहने लगता है कि मैं पैसे नहीं लेता और तुम लोगों को भी नहीं दूंगा और ना ही लेने दूंगा। सर्वानंद को गुस्सा आकर अपने पावर से टाइम को ही फ्रीज कर देता है। बस अकेले प्रीति को अनफ्रीज करके बाकी पिटीशन के पेपर्स को फाड़ने के लिए कहता है। अपनी आंखों के सामने प्रीति ये चीज देखकर इसके तो होश ही उड़ जाते हैं, समझ जाती है कि ये तो साक्षात भगवान है। अब ये चीजें वो बेबी भी देख लेता है। भगवान से कहने लगता है, अरे भगवान जी हमारे बीच क्या डील हुई थी कि आप हमारे रास्ते से उन लोगों को न्याय दिलवाएंगे, आप अपनी पावर यूज नहीं कर सकते। क्या मैंने किसी को आपके बारे में बताया कि आप भगवान हो? नहीं ना, तो आप भी आपकी आइडेंटिटी छुपा कर ही केस लड़िए, जीतिए। आप धरती पर इंसान की तरह आए हो तो इंसान की तरह ही काम करिए। इस तरह से वो बेबी भगवान से ही प्रॉमिस लेता है कि भगवान कभी भी दोबारा अपनी पावर्स यूज नहीं करेंगे। उसके बाद सर्वानंद, बीनू, उसका फादर, प्रीति मेट्रो के जरिए से वापस अपने अपने घर पर जाने लगते हैं। स्पेशली प्रीति तो बहुत ही एक्साइटेड होती है कि भगवान खुद धरती पर आए हैं। इसी दरमियान में बेबी के वो गुंडे बंदे
मेट्रो पर आते हैं सर्वानंद को हल्के से वार्निंग देने के लिए। लेकिन सर्वानंद ने बेबी से वादा किया था ना कि अपने पावर्स यूज नहीं करेगा, तो भगवान होकर भी चुपचाप बैठे रहता है। बेबी के आदमी हल्के से वार्निंग देकर वहाँ से चले जाते हैं। बाद में ये सारे लोग बिनू के उसी लॉज के पास आते हैं। बिनू से सर्वानंद और प्रीति को ये बात पता चलती है कि बेबी के आदमी 2 लाख रुपए की बिरयानी खाई, लेकिन इन 4 महीनों में बिनू ने एक बार भी बिरयानी नहीं खाई। इसकी एक छोटी सी विश होती है, अगर इसके जेवर वापस आकर ये ठीक हो जाएगी तो उस होटल पर जाकर सुकून से बैठकर बिरयानी खाना चाहेगी। बिनू से सर्वानंद और प्रीति को एक और शॉकिंग बात पता चलती है। एक्चुअली इनके सोने को पुलिस वालों ने फाइंड आउट नहीं किया। पुलिस वालों ने जिन चोरों को पकड़ा था उनमें से असली चोर थे। इन दोनों की प्रॉब्लम समझकर वो 2 चोर खुद पुलिस के पास आकर सरेंडर हो गए। लेकिन पुलिस वालों ने थोड़े गहने हड़प कर बाकी गहने इनको सौंपने लगे, लेकिन वो बाकी गहने भी अभी भी इनके हाथ नहीं आए। खैर दूसरे दिन सर्वानंद बिनू का केस को जज के सामने आर्ग्यू करने लगता है, लेकिन इसका आर्गुमेंट एक लॉयर के जैसा नहीं होता, एक डिसीजन मेकिंग की तरह होता है। तो वो जज को गुस्सा आकर सर्वानंद का बिहेवियर देखकर और कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगने लगता है। और उसी तरह वो जज बिनू के कपड़ों पर भी जज करने लगता है कि तुम्हारे फुल हैंड्स कहाँ पर है, क्या कोर्ट को लड़की ऐसे ही आती है। बिनू को भी गुस्सा आकर उस जज से झगड़ा करने लगती है कि कोर्ट में इतने सारे प्रॉब्लम्स है वो आपको नजर नहीं आए, सिर्फ मेरे हाथों की स्लीव्स ही आपको नजर आए। इसका बिहेवियर देखकर वो जज बिनू को छोटी सी सजा सुनाने लगता है कि 24 घंटे तक इसको जेल में डाल दिया जाए। थोड़ी देर के बाद उसी जेल में बिनू की तबीयत बहुत खराब होने लगती है, खून की वॉमिटिंग करके बेहोश हो जाती है। सर्वानंद फटाफट से बिनू को लेकर हॉस्पिटल पर जाने लगता है। हॉस्पिटल में बिनू का फादर अपने जान पहचान लोगों को कॉल करके पैसे मांगते रहता है। प्रीति सर्वानंद से कहने लगती है कि हम अभी के अभी जज के पास जाकर रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मतलब ऑपरेशन करवाने के लिए गहनों की सख्त जरूरत है, शायद वो अभी के अभी अपना फैसला सुनाए। तो सर्वानंद भी ओके कहने पर प्रीति सर्वानंद को लेकर जज के घर पर जाती है, लेकिन वो जज इन दोनों से नहीं मिलता। जो भी काम हो कोर्ट में देख लेंगे। दूसरे दिन सर्वानंद दोबारा बिनू का केस कोर्ट में लड़ने लगता है, लेकिन सर्वानंद अपने आर्गुमेंट में कभी भी माय लॉर्ड या तो फिर जज साहब नहीं कहा होता। इस बात से वो जज गुस्सा करने लगता है। सर्वानंद से कहने लगता है कि पहले तुम सॉरी बोलो, कोर्ट के कुछ रूल्स होते हैं, पहले तुम वो फॉलो करो। तो सर्वानंद ना चाहते हुए भी उस जज को सॉरी बोलने लगता है। बिनू का फादर फाइनली केस जीत जाने के बाद इसके गहने इसको वापस मिलते हैं। उसी वक्त इसको ये बात पता चलती है कि बिनू की मौत हो गई। यह सुनने के बाद बिनू का फादर बहुत फूट फूट के रोने लगता है। जिन जिन लॉयरों ने इसका केस लड़ा उन लॉयरों के ऊपर अपने गहने फेंक कर मारने लगता है। सर्वानंद भी बहुत दुखी होने लगता है कि भगवान होकर भी कुछ नहीं कर पाया। तभी यहाँ पर बेबी सर्वानंद के पास आकर यही बात कहने लगता है, देखा आपने हमारा कोर्ट का मामला, आप खुद भगवान होकर एक केस को इतने दिन लड़े। अरे भगवान, हम तो इंसान है, मामूली से लॉयर। फाइनली आपने केस जीत लिया ना, तो यहाँ से हम दोनों का चैलेंज खत्म होता है। मैंने कहा था ना कि इस कोर्ट का एक प्रोसीजर है, खुद भगवान आने पर भी उस प्रोसीजर को बदल नहीं पाएंगे। उसी शाम जिस औरत ने उस एक्स एमएलए के ऊपर केस किया था ना, वो औरत अपने लॉयर के पास आकर अपनी फाइल दोबारा मांगने लगती है कि आपने जितने पैसे मांगे मैंने उतना दे दिए, अब मेरे पास पैसे नहीं है, प्लीज मेरी फाइल मुझे वापस कर दीजिए। वो बंदा कहने लगता है कि तुम्हारे पास दोबारा एक और चांस है। इस तरह से फाइल को नीचे फेंक कर कहने लगता है कि यहाँ का कोई भी लॉयर इस फाइल को उठा लेगा तो मैं इस केस को छोड़ दूंगा। अब उसी जगह पर सर्वानंद भी होता है। उस औरत की फाइल को अपने हाथ में लेकर वहाँ की गुंडों से जबरदस्त तरीके से फाइट करने लगता है। सच में ये फाइट सीक्वेंस बहुत ही जबरदस्त लगी मुझे। ऑसम ट्रांजिशन, परफेक्ट इंटरवल एलिवेशन है ये। उसके बाद सर्वानंद उस औरत की फाइल प्रीति को देकर उसे लड़ने के लिए कहता है, मतलब ऐसा हिंट देता है। वो औरत प्रीति के पास आकर अपने केस के बारे में बताने लगती है। एक्चुअली जब वो एक एमएलए की पोजीशन पर था तो ये औरत उसके पास एज ए पीए की तरह काम किया करती थी। उस एमएलए ने इस औरत को काफी सारी बार इधर उधर टच किया, लेकिन इस औरत ने थोड़ा लाइटली ले लिया। लेकिन एक दिन वो एमएलए इस औरत को दिल्ली ले जाकर रूम में इसके साथ बदतमीजी से पेश आने लगा था। अब उस टाइम तो वो बंदा एमएलए था, इसीलिए इस औरत ने कुछ भी नहीं किया। नेक्स्ट इलेक्शंस में जब वो एमएलए एक्स एमएलए बना तब जाके इस औरत ने केस को फाइल किया। इत्तेफाक से उस औरत ने बेबी के एक बंदे को अपना केस दिया, जो वो लोग ऑलरेडी उस एक एमएलए के साथ हाथ मिलाए हुए थे। उन्होंने मुझे बहुत डराया धमकाया, केस वापस लेने के लिए पैसों की रिश्वत भी दी। उसके बाद प्रीति उस औरत का केस कोर्ट में आर्ग्यू करने लगती है। प्रीति के अपोजिट साइड ही बेबी भी होता है। इसी आर्गुमेंट के दरमियान में जब बेबी झूठ बोलने वाला होता है तो उसके मुंह से
झूठ ही नहीं निकलता। एक्चुअली प्रीति ने करप्पू स्वामी से कुछ विश मांगी होती है कि कोर्ट में कोई भी लॉयर झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो अब प्रीति की विश पूरी होती है। तो बेबी चाहकर भी झूठ नहीं बोल पाता। बेबी की हालत को देखकर जज खुद शॉक में रह जाता है। उसके बाद जब बेबी बाहर आता है तो इसको ये बात पता चलती है कि कोर्ट में के सारे लॉयर्स का यही हाल है। सर्वानंद बेबी के सामने आकर कहने लगता है कि क्या कहा था तुमने? खुद भगवान आने के बाद भी इस कोर्ट के नियम को नहीं बदलेंगे। आया हूँ बे, मैं खुद आया हूँ। इस सारे कोर्ट के नियम को बदल कर रख दूंगा। ये मेरा एरिया है। आज के बाद से यहाँ पर कोई भी गलती नहीं होगी। इस घटना के बाद वो जज और उसी तरह से वो एक एमएलए बेबी से बहुत ही गुस्सा होते हैं। जज का पीए खुद बेबी से कहने लगता है कि वो एक एमएलए आप पर बहुत ही गुस्सा है, आप कहीं पर छुप जाइए सर। उसी रात वो प्रीति सर्वानंद को किसी कैफे पर ले जाकर एक छोटा सा ट्रीट देने लगती है। इस कैफे पर लियो का वो सीन दोबारा रिक्रिएट होने लगता है। मतलब एक बंदा आता है ना, मुझे चॉकलेट कॉफी चाहिए तो चाहिए, लेकिन सर्वानंद अपने पावर से उस बंदे का दिमाग ही चेंज कर देता है। ये देखकर प्रीति तो शॉक में रह जाती है। सर्वानंद प्रीति से कहने लगता है कि अगर मेरे इलाके में कोई गलती करेगा तभी तो केस फाइल होगा ना, अगर कोई भी गलती नहीं करेगा तो फाइल कहाँ से बनेगी। इस तरह से जो भी बंदा क्राइम करने का सोचता वो क्राइम करता ही नहीं। जो कोर्ट लॉयर्स और पब्लिक से भरा होता है अब वो कोर्ट ही सुनसान बन चुका होता है। बेबी डिसाइड कर लेता है कि कोर्ट के बाहर जो मंदिर होती है ना, उस मंदिर को हटा देगा, मतलब उस भगवान की मूर्ति को हटा देगा। इस तरह से रात में बेबी के कुछ आदमी उस मंदिर के पास जाते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स वहाँ पर सर्वानंद होता है। दोबारा जबरदस्त फाइट होने लगती है यहाँ पर। उसके बाद उस एक एमएलए के आदमी बेबी को मारने के लिए आते हैं, लेकिन बेबी ये ऑब्जर्व करता है कि जब ये बेबी बॉर्डरलाइन के इस तरफ होता है तो वो गुंडे अच्छे बन जाते हैं, जब बॉर्डरलाइन के उस तरफ होते हैं तो वो लोग इसको मारने के लिए आते हैं। बेबी उस चीज की वीडियो बनाकर उस जज को ले जाकर दिखाने लगता है, लेकिन फिर भी जज इसकी बातों पर यकीन नहीं करता। उस जज को लाइव प्रूफ दिखाने का डिसाइड कर लेता है। सो दूसरे दिन कुछ गुंडे उस प्रीति पर अटैक करने की कोशिश करने लगते हैं। सो यहाँ पर भी एक जबरदस्त सीन चलती है। अपनी आंखों से उस भगवान का पावर देखकर उस जज के तो होश ही उड़ जाते हैं। उसके बाद वो जज बेबी को डांटते हुए कहने लगता है कि अब मैं यहाँ पर नहीं रहूंगा, मैं फटाफट से ट्रांसफर लेकर यहाँ से फुर हो जाऊंगा, तुम भी दूसरा काम देख लो बे। बेबी समझाने लगता है कि मैं लॉर्ड भगवान की पावर कुछ सीमा तक ही काम करती है, यहाँ पर उनका पावर नहीं चलता, हम कोर्ट को उस दायरे से बाहर लेकर आएंगे। जज कहने लगता है कि बड़ा आए बदलने वाले कोर्ट को, सीढ़ियों पर 10 लोग से भी ज्यादा ऊपर चढ़ेंगे तो वो सीढ़ियाँ टूट जाएंगी। ऐसी हालत है उस कोर्ट की, सरकार इतने सालों से उस कोर्ट को नहीं बदला तो अब कैसे बदल देंगे। नहीं बेबी, तुम अपना बोरिया बिस्तर बांध लो, मैं तो निकला बे। इस तरह से वहाँ से चला जाता है। दूसरे दिन बेबी जानबूझकर उस कोर्ट में हादसाएं करवाने लगता है। शॉकिंगली इसी हादसे में उस जज की भी मौत हो जाती है। एक्चुअली बेबी ने खुद इस जज को मार दिया था कल, इसकी लाश को यहाँ पर लाकर रख देता है। उसके बाद सारे लॉयर्स धरना पर उतर आते हैं कि हमको नई कोर्ट चाहिए। नई कोर्ट बनवाने के लिए बेबी बहुत सारी कोशिशें करने लगता है। सच में उस दायरे के बाहर एक जबरदस्त कोर्ट एस्टेब्लिश होती है। इस कोर्ट में पहले दोबारा उसी औरत का केस चलने लगता है। एक एमएलए के ऊपर केस डाला था ना। एक्चुअली आज फाइनल हियरिंग डेट होता है। बेबी एजुअल की तरह वहाँ के नए जज को भी रिश्वत देने की कोशिश करने लगता है, लेकिन एट द सेम टाइम प्रीति भी उस जज को कुछ चीज दिखाने लगती है एक पेपर में। वो चीज देखकर उस जज के तो होश ही उड़ जाते हैं और फाइनली फैसला उस औरत के हक में करने लगता है, मतलब उस एक्स एमएलए को पनिशमेंट दे ही देता है। एक और शॉकिंग बात यह है कि इस कोर्ट के बाहर एक और करुप्पस्वामी होता है। मतलब मैंने कहा था ना कि 7 अवतार होते हैं, सो इस एरिया के लिए ये भगवान प्रोटेक्टर होता है। प्रीति ने उस जज को इसी भगवान का वास्ता देकर डराया था। वहाँ के सारे लॉयर्स भी बेबी के फेवर में नहीं होते, सारे लोग भगवान से डरने लगते हैं। खैर उसी रात उसी कोर्ट के पास एक छोटा सा प्रोग्राम चलने लगता है, मतलब इनॉग्रेशन डे होता है। इसी दरमियान में बेबी और उसके आदमी यहाँ पर आकर बहुत ही हंगामा करने लगते हैं। उस बेबी को रोकने के लिए दोबारा वो भगवान यहाँ पर आते हैं। फाइट के दरमियान में वो भगवान अपने असली रूप में आकर उस बेबी का सर धड़ से अलग करके मार देते हैं। खैर ये सब कुछ होने के बाद एक दिन प्रीति होटल में ये देखती है कि बिनू और उसका फादर उस होटल में बैठकर बिरयानी खा रहे हैं। वो भगवान प्रीति को एक छोटा सा हिंट भी देने लगते हैं, जस्ट गॉड थिंग्स। सो प्रीति सब कुछ समझ जाती है। उसके बाद फाइनल सीन में पार्लियामेंट सीन को दिखाया जाता है, जो वहाँ का सीएम काफी सारे बुरे काम कर चुका होता है। उसी पार्लियामेंट में वो करप्पू भगवान भी होते हैं, जो इस सीएम को रोकने के लिए आते हैं। मतलब डायरेक्टर ने हिंट दिया है कि इसका दूसरा पार्ट भी आने वाला है। इस तरह से फाइनली ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। सो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।